So today we are going to study the superposition principle of the forces for the charges. Okay, superposition of principle of forces. Superposition principle of forces. Okay, now what is this superposition principle of forces? When number of charges are interacting, okay, suppose there are number of charges which are interacting with each other, then resultant force on a charge is equal to vector sum of all individual forces. This is called as superposition principle of forces. मतलब सपोज एक जगह पे नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे मतलब आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑफ चार्जेस एक जगह पे है तो एक ही चार्ज पे बाकी के सभी चार्ज, किसी भी चार्ज पे बाकी के सभी चार्ज क्या करेंगे, फोर्स ऑफ आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पे कितना रहेगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। इसी को क्या बोलते हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ओके, तो इसका स्टेटमेंट वंस अगेन देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, when a number of charges are placed at somewhere and they are interacting, okay, interaction का मतलब क्या है, they exert either force of attraction or the force of repulsion, then resultant force on a charge is equal to vector sum of all individual forces. Okay, so I'm going to write here that statement, when a number of charges are interacting, okay, when a number of charges are interacting, when a number of charges are interacting, a resultant force on a charge, resultant force on a charge क्या रहेगा, vector sum of all individual forces रहेगा, vector sum of all individual forces. When a number of charges are interacting, resultant force on a charge, okay, is, resultant force on a charge क्या रहेगा, is vector sum of all individual forces. Okay, so this can be explained like this in terms of the diagram. Suppose there are charges like this. Suppose here there is a charge Q1, here there is a charge Q2, here there is suppose charge Q3, and suppose here there is charge Q4. यहाँ पे 4 charges है, एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल चार्ज 1 पर रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, टोटल फोर्स क्या रहेगा, ओके, वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए, अभी चार्ज 2, सपोज ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, ओके, सपोज ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रह सकते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि सभी चार्जेस पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, it will exert in this direction, okay, क्योंकि रिपल्शन रहेगा ना। तो चार्ज 2 Q2 क्या करेगा, Q1 पे रिपल्शन एक्सर्ट करेगा। सो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 एक्सर्टेड बाय 2, इस तरह से लिखेंगे, दिस इज द फोर्स ऑन 1 एक्सर्टेड बाय 2। बिकॉज फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, करेक्ट है ना। 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा,
in the direction along the in the direction of मतलब that force will be along the line joining the two charges रहेगा always. So 1 2 का मीनिंग पता चल रहा है ना, इधर ऑन बाय याद में रखना है वर्ड, क्या वर्ड ध्यान में रखना है, ऑन बाय. जब हम 1 2 लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, फोर्स ऑन 1 एक्सर्टेड बाय 2. इस तरह से ध्यान में लिखना है, ध्यान में लेना है. तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 एक्सर्टेड बाय चार्ज 2. अभी नेक्स्ट सिमिलरली चार्ज Q3 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसका डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, इस तरह से. It will be like this. So this is force on 1 exerted by charge 3. Okay. ठीक है. And similarly चार्ज Q4 भी 1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा and that will be in this direction. Okay. So this is force on 1 exerted by charge 4. ठीक है. सो इन दिस वे इफ देर आर 4 चार्जेस, यहाँ पे 4 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 एंड Q4, तो क्या हो जाएगा, Q1 पर Q2 Q3 एंड Q4 तीनों चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे. अभी उन फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इन दिस वे, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस रहेंगे. तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 क्या रहेगा, इनका डायरेक्ट एडिशन हम नहीं कर सकते हैं. मतलब F12 अगर 5 न्यूटन है, F14 अगर 3 न्यूटन है और F13 अगर सपोज 2 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स 5 + 3 + 2 मतलब 10 नहीं आएगा. ध्यान में रखिए 5 + 3 + 2 ये हो गया इसका अलजेब्रिक एडिशन. ओके. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो तो यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा. ठीक है. इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 क्या रहेगा, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस रहेगा. ओके. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, मतलब F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. ये समझ में आया क्या, देखिए. Okay, so what is superposition of principle of forces? When number of charges are interacting, the resultant force on a charge is vector sum of all individual forces. Okay, एक ही जगह पे सपोज नंबर ऑफ चार्जेस है, तो रिजल्टेंट फोर्स एक चार्ज पे कितना रहेगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस. इंडिविजुअल फोर्सेस मतलब उस चार्ज पे बाकी के सभी चार्जेस कुछ तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ओके. उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, ओके, वो रिजल्टेंट फोर्स चार्ज 1 पे रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. इसका कुछ एग्जांपल्स हम देखने जा रहे हैं अभी. ओके. सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए. फर्स्ट एग्जांपल, equal charges each of 20 microcoulomb are placed at x is equal to 0.2 at x is equal to 0, 2, 4, 8, 16 centimeter on x-axis. Find the force experienced by charge at 2 centimeter. देखिए इक्वल चार्जेस प्लेस किए हैं. चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और ये चार्जेस कहाँ पे प्लेस किए हैं, ऑन द एक्स एक्सिस प्लेस किए हैं. x इज इक्वल टू 0 प्लेस किया है, उसके बाद 2, उसके बाद 4, आफ्टर दैट 8, आफ्टर दैट 16 सेंटीमीटर, लाइक दिस. ओके. इक्वल चार्जेस है 0, 2, 4, 8 और 16 पे ये चार्जेस प्लेस किए गए हैं. फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट 2 सेंटीमीटर. मतलब 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज
रहेगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा वो हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें डायग्राम निकालना पड़ेगा। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो चार्ज कहाँ पे रखे हैं? पहला चार्ज यहाँ पे रहेगा 0 पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे रहेगा 2 पे, 0 2, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 8 पे है एंड आफ्टर दैट 16 पे नेक्स्ट चार्ज है। ओके, सेंटीमीटर पे, ऑल दीज यूनिट्स आर सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q, Q एंड Q। ओके, एट ऑल द प्लेसेस चार्ज Q इज प्लेस्ड। अभी इस 2 कूलम पे चार्ज 2 कूलम पे फोर्स कितना बनेगा ये हमें निकालना है। ओके, सो इसको चार्ज नंबर 1 बोलता हूं, इसको चार्ज नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से मैं लिख सकता हूं। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 2 हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या बताया है? व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उस पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सो फोर्स ऑन चार्ज 2, ओके, दिस इज सपोज चार्ज 2 निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 एक्सर्टेड बाय 1 निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 एक्सर्टेड बाय 3 निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 एक्सर्टेड बाय 4 निकालना पड़ेगा एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 एक्सर्टेड बाय 5 निकालना पड़ेगा। इनका मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले फोर्स ऑन 2 एक्सर्टेड बाय 1, 2 पे 1 रिपेल करेगा ना, रिपल्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब टूवर्ड्स राइट प्रोड्यूस करेगा। वो फोर्स कितना रहेगा? K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना रहेगा उनके बीच में। अभी फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन, ये दोनों चीजें आपको इधर लिखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर टू बी रिटन हियर। तो 1 और 2 के बीच में फोर्स कितना रहेगा? K क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ना। सो आर स्क्वायर मतलब कितना होगा? 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू क्या है? Q इंटू क्यू ही है। अभी ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसा रहेगा? टूवर्ड्स राइट रहेगा ना, क्योंकि चार्ज 1 चार्ज 2 को रिपेल करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट मतलब आई कैप लिख सकता हूं मैं इधर, दैट इज प्लस आई कैप। सो ये हो गया फोर्स ऑन 2 एक्सर्टेड बाय 1। अभी फोर्स ऑन 2 एक्सर्टेड बाय 3, 2 पे पहले मैग्नीट्यूड लिखता हूं, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? K क्यू स्क्वायर बाय, once again distance is 4 into 10⁻⁻4। डिस्टेंस तो 2 इंटू 10⁻⁻2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। और उसका डायरेक्शन अभी देखिए, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, क्योंकि चार्ज नंबर 3 2 को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट रिपेल करेगा, मतलब डायरेक्शन आ जाएगा माइनस आई कैप। यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा? माइनस आई कैप डायरेक्शन रहेगा। ओके, तो ये हो गया F23। उसके बाद नेक्स्ट प्लस फोर्स ऑन 2 एक्सर्टेड बाय 4, 2 पे 4 ने एक्सर्ट किया हुआ फोर्स निकालना है हमें। तो क्या करेंगे? वंस अगेन K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है दिस 2 सेंटीमीटर एंड दिस 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4। एंड वंस अगेन this 4 number charge is going to repel charge number 2 towards left ना। so direction of force क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप आ जाएगा, once again माइनस आई कैप। ठीक है, and the last force now plus that is K Q square divided by, अभी चार्ज नंबर 2 एंड चार्ज नंबर 5, इन दो चार्जेस में डिस्टेंस कितना रहेगा? इधर 2 + 2 + 2 मतलब 6 सेंटीमीटर रहेगा। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻4
एंड डायरेक्शन इज वंस अगेन, ये चार्ज नंबर 5 चार्ज नंबर 2 को रिपेल करेगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा. ओके सो देयरफॉर एंड डायरेक्शन इज माइनस आई कैप. यहां पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए. एनी डाउट है अप टू दिस? हमें डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस निकालना है? चार्ज नंबर 2, मतलब ये चार्ज और अदर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, मतलब 0 और 2 के बीच में डिस्टेंस 2 रहेगा. उसके बाद चार्ज नंबर 2 और चार्ज नंबर 3 के बीच में डिस्टेंस तो 2 ही रहेगा ना, 2 सेंटीमीटर रहेगा. चार्ज नंबर 2 एंड चार्ज नंबर 4 के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 4 रहेगा. एंड चार्ज नंबर 2 एंड चार्ज नंबर 5, इनके बीच का डिस्टेंस 2 + 2 + 2 मतलब 6 रहेगा. ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा. अभी फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन चार्ज 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कॉमन है वो निकाल सकता हूं मैं, कि Q² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴ बाहर निकालता हूं. के Q² बाय 10⁻⁻⁴ बाहर आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहले +1/4 आई कैप, फर्स्ट टर्म का क्या बचेगा? +1/4 आई कैप. उसके बाद -1/4 आई कैप. ठीक है, सेकंड टर्म में माइनस, ये माइनस बचेगा, -1/4 आई कैप. उसके बाद -1/16 आई कैप. एंड लास्ट टर्म का -1/36 आई कैप. So total force on charge 2, that is F2 is equal to, K का वैल्यू अभी पुट करूंगा 9 × 10⁹ Q² का भी वैल्यू प्लेस करूंगा. 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा. करेक्ट है ना? 20 का स्क्वायर कितना? 400, आणि माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4. देखिए कोई मिस्टेक हुआ है क्या? देखिए, हाँ सॉरी, डिस्टेंस थोड़ा सा गलत हो गया है. डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस यहाँ पे गलत हो गया. 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस करेक्ट है ना? ओके. 2 एंड 3 के बीच में डिस्टेंस करेक्ट है ना? करेक्ट है. 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट ठीक से देखना पड़ेगा. 2, 4, 8. 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस मतलब 2 एंड 8 का डिफरेंस मतलब 6 रहेगा. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना. 2, 4 बिटवीन 2 एंड 4 का फोर्स मतलब यहाँ पे 36 लिखना पड़ेगा. 36, सॉरी. एंड यहाँ पे 2 एंड 16 मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 2 एंड 16 मतलब 14 सेपरेशन हो जाएगा. 14 का स्क्वायर 196 होता है. सॉरी, यहाँ पे 196 लेना पड़ेगा. अभी करेक्ट है क्या? देखिए यहाँ पे 36 और यहाँ पे 196. ओके. अभी ठीक है क्या? तो 9 × 10⁻⁹ के का वैल्यू डाल दिया. Q² का 400 × 10⁻⁻12 लिखा. 10⁻⁻4 एज इट इज. अभी देखिए यहाँ पे +1/4 -1/4 गेट कैंसल. एंड यहाँ पे रिजल्टेंट माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन. और यहाँ पे मुझे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा या फिर 36 का 196 करना पड़ेगा. ओके, तो 36 का 196 मतलब 36 का 196 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मतलब 196
प्लस 36 डिवाइडेड बाय 196 इंटू 36, मतलब माइनस साइन बाहर आ गया तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा ना, एडिशन एंड आई कैप. सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 इज इक्वल टू, माइनस आ जाएगा, उसके बाद 9 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 196 इंटू 36 इंटू 10 का पावर टोटल क्या आ जाएगा, 9 और -12 मतलब -3 एंड -10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ मतलब 10⁻1 आ जाएगा. ओके, 4 9s are 36, 100, 9 and 9 get cancel, so it is -1000 because 10 into 100, 1000 divided by 196. अभी 196 अप्रोक्सीमेटली अगर निकलना है, आई कैप इज एज इट इज. हाँ, 196 प्लस 36 भी यहाँ पे रह गया. 196 प्लस 36 कितना, इधर कितना लिखना पड़ेगा, 196 प्लस 36 मतलब 232. 232 into 232. ओके, तो 1000 डिवाइडेड बाय अप्रोक्स अगर निकालना है तो 1000 डिवाइडेड बाय 200 करूंगा, ये 1000 बाय 200 मतलब 5 आ जाएगा, 5 इंटू 232. करेक्ट है ना. सो माइनस, सो आंसर आता है 5 इंटू 232 करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली. 5 2s are 10, 5 3s are 15 16, 5 2s are 10 11, so 1160 Newton I cap. So this will be the answer. 1160 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा. इससे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है क्योंकि 200 से हमने डिवाइड किया है. ओके, अप्रोक्सीमेटली 1160. So any doubt in this case? तो ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करना आना चाहिए. सो वेक्टर एडिशन करना है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको लिखना आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. Next example, there are 5 point charges, each of value plus q are placed on the 5 vertices. Okay, so next example is like this. There is a regular hexagon like this. This is a regular hexagon. ठीक है, और इस रेगुलर हेक्सागन पे क्या किया है, 5 point charges, each of value plus q are placed at 5 vertices of regular hexagon of side A. तो इसका साइड दिया है A and 5 charges plus 5 charges. Okay, 5 charges plus q are placed at 5 vertices. What is the magnitude of force on a point charge of value -q placed at the center of the hexagon? यहाँ पे सेंटर में क्या किया है, -q चार्ज प्लेस किया है, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन. सेंटर ऑफ द हेक्सागन. तो ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं so that I can show clearly all the directions. Okay, यहाँ पे देखिए
there is a regular hexagon like this and 5 कॉर्नर पे क्या किया है, Q Q 5 corners and exactly at the center एग्जैक्टली एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे क्या किया है, माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया है, माइनस क्यू चार्ज. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, दैट इज द क्वेश्चन. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी फोर्सेस दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे साइड ए है तो अंदर का भी कितना आ जाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ना. हेक्सागन में क्या होते हैं, सभी ट्राइंगल्स इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं. तो हेक्सागन का साइड ए है तो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस भी कितना बन जाता है, ए बन जाता है. ठीक है. अभी पहले दिस टू चार्जेस को कंसिडर करेंगे. ऊपर का ओके, टॉप का चार्ज और सेंटर का चार्ज, इसमें अट्रैक्शन रहेगा. अट्रैक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में. सो दिस इज द फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद Q एंड माइनस Q, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, ये इस डायरेक्शन में रहेगा. ओके. सिमिलरली इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में रहेगा. अट्रैक्टिव फोर्स ना, तो माइनस क्यू पे चार्ज हमें, माइनस क्यू पे हमें फोर्स दिखाना है. सो माइनस क्यू में अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा. और इस पर भी अगर निकालना है तो ये भी ऐसा डाउनवर्ड रहेगा. और यहाँ पे अभी सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड ओनली के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर. मतलब कॉर्नर का कोई भी ले लो और बीच का ले लो तो सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, के क्यू स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर. ओनली अट्रैक्शन रहेगा. अभी क्या हो जाएगा देखिए, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर कैंसल आउट. ठीक है. आफ्टर दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे. सो रिजल्टेंट फोर्स इज ओनली दिस. ओके, रिजल्टेंट फोर्स तो यहाँ पे वही बचेगा. ठीक है ना. सो आंसर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स दिस ओनली. ठीक है. सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज विल बी के क्यू स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर. के क्यू का वैल्यू 9 इंटू 10 रेस टू, सॉरी के का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 रेस टू 9. क्यू स्क्वेयर एज इट इज, दैट इज, क्योंकि वैल्यू उसका नहीं दिया है, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर, दैट विल बी योर आंसर. 9 into 10 raised to 9 q square by a square. Okay. So once again देखिए, यहाँ पे अगर 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस है तो क्या हो जाएगा, Q और माइनस Q में ये फोर्स आ जाएगा. इस Q एंड इस माइनस Q में फोर्स विल बी टूवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन. ओके. एंड आफ्टर दैट माइनस Q एंड Q के बीच में डाउनवर्ड आ जाएगा. एंड दिस Q एंड माइनस Q के बीच में टूवर्ड्स राइट इस तरह से आ जाएगा, इंक्लाइंड. एंड यहाँ पे ये दो फोर्सेस जो है वो कैंसल आउट करेंगे. दिस टू विल बी कैंसल्ड आउट. रिजल्टेंट कितना, किसका निकालना है, ओनली दिस टू फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें निकालना है. ओके. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा रहता है. ओके.
रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रहता है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो सेम मैग्नीट्यूड है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, 2p cos थीटा बाई 2, मतलब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के अगर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है 2p cos थीटा बाई 2। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 एज इट इज, p मतलब कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एंड इन दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। सो cos 60 बाई 2 मतलब cos 30 का वैल्यू आता है √3/2 एंड देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स, अगर यहाँ पे 4 चार्जेस रहेंगे, रेगुलर हेक्सागन के 4 वर्टेक्स पे 4 चार्जेस रहेंगे, तो रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा √3, बिकॉज 2 and 2 गेट कैंसल, √3 इज ओनली रिमेनिंग, √3 k का वैल्यू 1/4πε0 q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, so that will be your answer।